चलिए वे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, और चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। चलिए ज़रा, थोड़ा सा चैप्टर ये बच्चों को लगता है डरावना, जबकि ये चैप्टर है बेहद आसान। हाँ जी, ये चैप्टर अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए जर्नल की, लेजर की, ट्रायल बैलेंस की, डेप्रिसिएशन की, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंड प्रोविजन एंड रिजर्व्स की, ठीक है ना। उसके अलावा ये चैप्टर जनरली 8 से 10 नंबर का आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाता है, और इस चैप्टर से 1 मार्कर, 2 मार्कर और 6 मार्कर टाइप के क्वेश्चन जनरली मिल जाते हैं, ठीक है। और चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरी क्लास 12th के लिए, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये चैप्टर 12th में आएगा, नहीं, इस चैप्टर में सीखी हुई चीज़ें 12th में काम आ जाती हैं। आपको नज़र नहीं आएंगी 12th में देखने पे कि यार ये कहाँ है, वो छुपी हुई होंगी कहीं ना कहीं, तो बहुत ध्यान से आपको सुनना होगा। चलो ज़रा पहले ज़रा थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं जो हमने पिछले चैप्टर में सीखा था। पिछले चैप्टर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सीखा था। आओ ज़रा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमने डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में सीखा था, और डायरेक्ट इनकम, और हाँ याद करो यहाँ पर क्या आता है, डायरेक्ट इनकम, यहाँ पर क्या आती हैं, इनडायरेक्ट इनकम, यहाँ पर क्या आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पर क्या आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर क्या आता है, जीपी, यहाँ पर आता है एनपी, ठीक है। फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के बारे में सीखा था। फिर हमने बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के बारे में सीखा था, और करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में सीखा था। याद होगा इतना? करंट एसेट किसको कहते थे आदित्य? जिसके अंदर करंट दौड़ जाता है। तो जो एसेट्स विद इन 1 ईयर यूज हो जाएंगी, सेल हो जाएंगी, कंज्यूम हो जाएंगी, हाँ या ना, ठीक है। और दीज आर एसेट्स अदर देन करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज किसे कहते हैं हम एरन? जो 1 साल के अंदर अंदर क्या करनी पड़ती हैं? सेटल हो जाती हैं। लायबिलिटीज विच आर टू बी सेटल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम। 1 साल कब देखना है? 1 साल कब देखना है? यहां पर, एंड दिस डेट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग डेट। आरडी का पता नहीं क्या मतलब निकाल लो, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग डेट या बैलेंस शीट डेट, ठीक है ना। तो जो हमें 1 साल देखना है, 1 साल इसके बाद वाला देखना होता है, ठीक है ना। और नॉन करंट लायबिलिटीज वो होती हैं विच आर नॉट करंट लायबिलिटीज, अदर देन करंट लायबिलिटीज आर कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटीज। ये हमने पिछले चैप्टर में सारा काम किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा सुनिएगा ध्यान से। हाँ जी, कुछ हमारे जीवन में भी तो एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। पर हमारे जीवन में कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, कभी करते हो? अभी कुछ करी होंगी, पड़ोसियों के साथ एडजस्टमेंट नहीं करी कभी? है, बराबर वाली आंटी ने पानी फेंक दिया, फिर कभी आंटी देख लेंगे, चुपचाप, मतलब बोल तो देते ही हैं, वैसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि भाई पड़ोसी है, बना के तो रखनी पड़ेगी। हैं, कभी दोस्तों के साथ तूने मेरे 100 रुपये खर्च करवाए हैं, याद रखूंगा मैं। आप समझ रहे हैं? एडजस्टमेंट करते हैं ना हम लोग चीज़ों में। हल्का सा कोई कपड़े वपड़े लेने गए, थोड़ा सा छोटा है, चल यार कोई नहीं मैं चला लूँगा, चल जाएगा। थोड़ा सा बड़ा है, कोई नहीं यार खींचतान करके या ऑल्ट्रेशन करके एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम लोग। बहुत सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट करते हैं। गाड़ी में 5 लोगों के बैठने की जगह छठा घुसा लेते हैं, ज़बरदस्ती ले जाएंगे, कोई नहीं, गोदी में बिठा लेंगे, चला जाएगा। ये सब एडजस्टमेंट से तो हैं। अब करते हो कि नहीं करते हो? तो बेसिकली एडजस्टमेंट का मतलब है, कभी कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसे थोड़ा कम में स्वीकार कर लेना, कभी कोई चीज़ थोड़ी कम है तो उसको ज़्यादा मानकर स्वीकार कर लेना। यानी कि एडजस्टमेंट का मतलब है कभी चीज़ों को थोड़ा प्लस करना और कभी चीज़ों को थोड़ा माइनस करना, हाँ या ना? इतना तो मानते हो ना? क्योंकि कोई चीज़ अगर बिल्कुल अप टू द मार्क है तो फिर एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। समर्थ बेटे बड़े खुश हो रहे, बेटा क्या हो गया,
किसी पिक्चर में रोल मिल गया है, क्या हो गया है, क्या याद आ गया, एडजस्टेड परचेज याद आ गई तो हंस रहे हो, वाह वाह, मैंने कहा पता नहीं किसकी याद आ गई बच्चों को भाई, चलो खैर कोई नहीं, अच्छी बात है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपसे एडजस्टमेंट की। तो एडजस्टमेंट हमारी लाइफ में बहुत सारी जगह पर अप्लाई होती है ना। यार उसके मम्मी पापा देखो उसको क्या क्या दिला रहे हैं, मेरे को भगवान ने क्या मतलब यार ठीक है एडजस्टमेंट तो कर लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनफैक्ट डेली लाइफ में चलता है हमारे साथ, होता है ना। आओ ज़रा, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही चलने वाला है। यहाँ थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ना ज़रा, कह रहा है इन ऑर्डर टू ascertain the exact financial position of the firm or a concern, मतलब बिजनेस की बात कर रहा है। Some adjustments are required to be made in respect of certain incomes, expenditures, assets और हाँ at the end of the financial period। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा खुद का कलेक्शन है जो आपको सही दिशा दिखाएगा, ध्यान से पढ़ते जाना। Adjustment means recording the current year's transactions which were omitted from the books, rectification of errors, हाँ जी, recording the internal transactions not yet recorded, ये क्या है, like depreciation, depreciation के internal transaction है, कोई कहता नहीं हमसे तुम करो, हम एंट्री डालते हैं फिर भी, हाँ जी। and adjustments regarding prepaid, accrued, this is unearned income and outstanding, कह रहा है इस तरह की चीजों की एडजस्टमेंट। thus if adjustments are not made regarding the said items, इनके लिए कह रहा है the actual income and the expenditure cannot be ascertained on the basis of the accepted accounting principles. As a result, the balance sheet will not represent the true financial position of the firm. Simple शब्द है, आगे बढ़ो जरा। Therefore, in order to represent the true financial position, some necessary adjustments have to be made in the income statement and the balance sheet of a firm on the basis of the accepted accounting principles. कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, पहले मुझे ये बताओ, जरा आगे पढ़ो थोड़ा सा। Otherwise the final accounts cannot reveal the true state of affairs of the firm. Hence appropriate adjustments are made while preparing the final accounts. Without these adjustments the actual net profits cannot be ascertained. क्या समझे इतनी लंबी लाइनों में, बताओ, कोई तो बोल लो। कमाल है, इतना सन्नाटा, बताओ ना क्या समझे आप लोग। अच्छा खाली पढ़ रहे थे, समझ नहीं रहे थे। ये कह रहा है कि जब हम ईयर के एंड पे पहुंचते हैं तो कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो सिर्फ ईयर के एंड पर ही डल सकती हैं, लाइक क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, डेप्रीशिएशन की एंट्री, प्रीपेड की एंट्री, एक्रूड की एंट्री, आउटस्टैंडिंग की एंट्री, अनअर्न्ड की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस तरह की और भी आइटम है। तो कह रहा है ये सारी एडजस्टमेंट्स हमें ईयर के एंड पे करनी पड़ती हैं। पर क्यों करनी पड़ती हैं? ताकि तुम्हें सही प्रॉफिट, जो कि कहाँ से मिलता है, ट्रेडिंग P&L से, कह रहा है सही प्रॉफिट मिले और सही फाइनेंशियल पोजीशन पता चले, जो कि कहाँ से पता चलती है, और वो आप बनाते क्यों हो, फाइनल अकाउंट्स, बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। परफॉर्मेंस का मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन। तो अगर आपको वो सही नहीं मिली तो उन्हें बनाने का जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए ये वाली एडजस्टमेंट एंट्रीज डाल के हम अपने फाइनल अकाउंट्स को सही बनाते हैं, सही करने की कोशिश करते हैं। समझ आ रहा है कुछ? आओ जरा यहां पर समझना पहले मेरी बात को। हाँ जी, एंट्री, बिजनेस शुरू किया है, कैश डेबिट, फर्नीचर डेबिट टू कैश में टू कैपिटल, हाँ जी, फर्नीचर में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय कैश बाय, फिर आपने यहां पर थोड़ा सा माल खरीदा है, कितने का, उसके अंदर क्या है,
10 टेबल फैन है। एंट्री डल गई परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज में टू कैश, कैश में फिर आपने यहाँ पर और माल खरीदा है, परचेज टू राज, तो परचेज में टू राज और राज में बाय परचेज। फिर आपने यहाँ पर थोड़ा माल बेचा, कितना माल हो गया आपके पास टोटल 25 फैंस, आपने बेचे कितने हैं 18 फैंस। एंट्री डालो, कितने के हिसाब से डाला है 5000। एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू, तो कैश में टू सेल और सेल्स में फिर आपके पास यहाँ कितने पंखे बच गए 7 पंखों के 2 प्राइस, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जैसे आप लोग मार्केट प्राइस भी कहते हैं, वैसे मार्केट प्राइस होता नहीं है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो छोटी वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू आपको खुद निकालनी पड़ती है। देख लो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस क्या था, तो दिस इंटू 4000 कर दो, कितना आ गया, और ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, तो दोनों में से जो छोटी वैल्यू होती है, मान लो ये वाली वैल्यू छोटी है तो मैं इसी के साथ एंट्री डालूंगा क्लोजिंग स्टॉक वाली। जो माल मेरा बच गया है मैं उस बचे माल को डेबिट करूंगा और मैं परचेज की वैल्यू को उतने से क्रेडिट करके उसे अपने स्टॉक में कन्वर्ट कर लूंगा। इस एंट्री की पोस्टिंग डालो क्लोजिंग स्टॉक में और परचेज में। उसके बाद आपने यहाँ पर फर्नीचर लिया था, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मैं लगा रहा हूं, कितना डेप्रिसिएशन की एंट्री यहीं डलेगी, इसकी पोस्टिंग करो डेप्रिसिएशन में टू फर्नीचर और फर्नीचर में साल कंप्लीट हो गया। अब जब साल आपका कंप्लीट हो गया है तो आप क्या करेंगे, पर्सनल रियल बैलेंस हो जाएंगे और नॉमिनल क्लोज हो जाते हैं। चलो जरा इसके अंदर कितना बैलेंस है, डेबिट है ये तो पता लग रहा है, इसके टोटल में से ये हटा दो तो कैश का बैलेंस हमारा ये रहा 1,30,000 का डेबिट। फर्नीचर के अंदर कौन सा है 54 का डेबिट। कैपिटल के अंदर है 1,40 का क्रेडिट, ये रहा, और इसके अंदर है 60,000 का क्रेडिट, ये रहा, और परचेज के अंदर है यहाँ पर 72 का डेबिट, ये रहा, सेल्स के अंदर है 90,000 का क्रेडिट, ये रहा, क्लोजिंग स्टॉक में है 28,000 का डेबिट, डेप्रिसिएशन में है 6,000 का। मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, यहां नीचे कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन क्यों नहीं है? तुम लोगों ने ये चैप्टर किया हुआ होगा, देखा होगा तुम, है क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं बेटा, सब कुछ एडजस्ट हो चुका है। यहां पर 2 ही तो एडजस्टमेंट एंट्री थी, एक क्लोजिंग स्टॉक की एक डेप्रिसिएशन की, और मैंने दोनों एंट्री डाल भी ली, दोनों की पोस्टिंग कर भी दी। जब सब कुछ एडजस्ट हो गया है तो ट्रायल बैलेंस के नीचे इंफॉर्मेशन क्यों दिखेगी? नहीं समझ आई मेरी बात। अरे ट्रायल बैलेंस के नीचे इंफॉर्मेशन तब दिखेगी जब तुम कोई चीज भूल गए हो, तुमने छोड़ दी हो, जानकर छोड़ी, भूल के छोड़ी, गलती से छोड़ी, बंदूक के दम पे छोड़ी, कैसे भी छोड़ी हो। नहीं समझे मेरी बात। तो क्योंकि तुमने सारी चीजें एडजस्ट कर ली हैं तो जरा इसकी करवाना, पोस्टिंग कराना, कौन सी चीज कहां जाएगी। परचेज यहां चला गया, सेल्स यहां चला गया, कैश यहां चला गया, फर्नीचर अबे गधों बैलेंस शीट कह के छोड़ दिया करो। कैपिटल बेटे अंदर रखनी है अभी, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, एडजस्ट हो गया था, सीधा यहां पर जाएगा। राजेश क्रेडिटर है, डेप्रीशिएशन ये यहां पर जाएगा पी एंडल में। यहां से क्या मिल जाएगा, जीपी यहां पर आ जाएगा। जीपी में से क्या माइनस करोगे, क्या मिल जाएगा, 2 लगा देना यार, ठीक है। और ये लाके इसके साथ ऐड कर दो प्लस नेट प्रॉफिट, और कैपिटल बाहर आ जाएगी, बैलेंस शीट इक्वल आ जाएगी। समझ आया मेरी इतनी? हाँ अभी सुनो जरा, 2 मिनट के लिए ऐसा मान लो, अच्छा ये सारी एंट्री किसने की होंगी, अकाउंटेंट। मान लो अकाउंटेंट एंट्री डाल रहा था, उसके घर से फ़ोन आ गया, उसकी वाइफ का फ़ोन था, कह रही है शाम को खाने में क्या बनाऊं। वो कह रहा है आज से करो, आज पाव भाजी बना लो। उसके मुंह में पानी आ गया और एंट्री डालते डालते पता नहीं कहाँ खो गया आदमी, ठीक है। तो उसने बेटा ये वाली एंट्री वो भूल गया। अब भूल गया तो भूल गया है, तो इंसान ही, गलतियाँ हो जाती हैं।
नहीं भूलता तो बाद में शाम को खाना कैसे मिलता। इसका क्या असर पड़ेगा ज़रा आओ ज़रा। फिर ये भी रह गया होगा, अब वो रह गया होगा तो डेफिनेटली ये भी रह गया होगा। चेंजेस बताओ ट्रायल बैलेंस में, यहाँ पर देखना क्या चेंज आया होगा। ये बढ़कर 60,000 हो गया होगा और ये यहाँ से हट गया होगा, पर ट्रायल बैलेंस इक्वल तो अभी भी रहेगा, क्योंकि दिस इज अ टू साइडेड एरर, कंप्लीट ओमिशन एरर। हाँ आदित्य, बोल नहीं रहा आदित्य, फ्रीज हो गए बेटा, हिल नहीं रहे हो, पानी डलवाऊं। अच्छा जरा इसके बेस पर बनवाना ट्रायल बैलेंस, अब बनवाना सारी चीजें। परचेजेज 72,000 की हो गया, सेल्स 90,000 की हो गया, कैश, हाँ फर्नीचर। अच्छा जब वो एक चीज भूल जाएगा ना तो उसे अब कौन ठीक करेगा? तुम लोग स्टूडेंट्स हो ना, तुम सीख रहे हो ना, तो वो कोई चीज अगर भूल गया है तो उसकी इंफॉर्मेशन वो यहां बता देता है कि भाई मुझसे ये गलती हो गई थी, तुम आज के उभरते हुए सितारे हो, आज के बच्चे, तो कह रहा तुम्हें तो आता होगा, तुम इसे ठीक करके दिखाना। तो वो इंफॉर्मेशन को नीचे दे देगा, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर टू बी प्रोवाइडेड 10%, इस तरह से इंफॉर्मेशन दे देगा। अरे अगर वो कोई चीज भूल गया है तो वो जब तक तुम्हें बताएगा नहीं कि मैं क्या भूला हूं तो तुम तक कब तक कैसे ठीक करोगे? तो वो जो भूली हुई इंफॉर्मेशन है वो ट्रायल बैलेंस के नीचे अटैच कर देता है, ताकि जब तुम फाइनल अकाउंट्स बनाओ तो उसे उसके अंदर एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो। समझ आ रही है? एडजस्ट कर लो। आओ जरा। हाँ जी, वो ये भी लिखना भूल जाता। क्या ट्रायल बैलेंस नीचे कि डेफिनेशन। बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अकाउंटेंट ऐसे भूलता ही नहीं है कुछ। ये तो तुम्हारे दिमाग को डेवलप करने के लिए चैप्टर बना रखा है, चैप्टर प्रैक्टिकली होता ही नहीं है, ऐसी किसी एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं होती है। कोई पागल अकाउंटेंट थोड़ी रखेंगे हम, ऐसे कैसे भूल गया, सैलरी किस चीज के लिए रहा, मारे कौन ही भाग यहां से, दूसरा रख लेंगे, सीधी सी बात है। ये सिर्फ चैप्टर इसलिए बनाए गए हैं। अब जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन है, धरती पे है ही नहीं, वो है ही नहीं अकाउंटिंग इक्वेशन, किसी कंपनी में कोई भी फॉलो नहीं करता है, वो कोई चीज ही नहीं है। ये तो तुम लोगों को और शार्प बनाने के लिए अप्रोचेस बना रखी हैं बस। वैसे ही ये चैप्टर भी इस तरह से बना रखा है कि अगर हमारा अकाउंटेंट इसे भूल जाए तो वो इन्फॉर्मेशन हम आपको नीचे दे दें, तो कह रहा है जब ये बनाओगे तो एडजस्ट करके दिखाना कैसे एडजस्ट करोगे। ये चैप्टर इस अप्रोच के साथ बना रखे, समझे? आओ जरा। अब क्या खबरदार, तूने बीच में रोका तो मैं 6 बार ऐसे पलट चुका हूँ। फर्नीचर चला गया अपने घर, फर्नीचर कितने का था अभी? क्योंकि फर्नीचर के ऊपर नीचे एडजस्टमेंट है, हाँ या ना, तो फर्नीचर की वैल्यू बाहर नहीं रहेगी, अंदर ही रख देंगे हम इसे फिलहाल, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल तो आएगी अंदर। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सीधा बाहर आ गया। राजेश, ये क्रेडिटर है, ये यहां आ गया। अब जरा इसे अप्लाई करो, करो इसे, इसकी एंट्री डालो, डेप्रिसिएशन टू। अगर तुम एंट्री डालोगे तो इस एंट्री की वजह से एक डेप्रिसिएशन का लेजर खुलेगा, तो वो डेप्रिसिएशन का लेजर यहां पर आएगा खर्चा बन के, और ये डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस हो जाएगा और ये अपनी सही वैल्यू पर आ जाएगा। एक आइटम जो हमसे भूल गए थे, अब वो हमने उसे क्या कर दिया है, यहां पर एडजस्ट कर दिया है और यहां पर एडजस्ट कर दिया है। अब मेरी जो बुक्स थी वो उस सही कंडीशन में आ जाएंगी जो कि तब होती जब मेरा अकाउंटेंट कुछ भी भूला नहीं होता। नहीं समझ आया? पक्का? आओ, तो फिलहाल हम लोग बात करने जा रहे हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल में क्या समझाया, क्या भूला? अब मैं पहला डिस्कस करने जाता हूं। अगर वो क्या भूल जाता, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करना भूल जाता, तो क्या होता? ये हमारी पहली एडजस्टमेंट है। लो जी जरा देखो, अगर उसने क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट कर लिया है, या तो कर लिया ना, अगर उसने क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट कर लिया है तो इसका असर क्या पड़ा? क्लोजिंग स्टॉक का लेजर पहले ही खुल गया और परचेज 28,000 से कम हो गई। देखो ना, यहां परचेज डेबिट हुई है और यहां परचेज क्रेडिट हो गई है, तो परचेज की यहां पर वैल्यू कितनी बच गई? तो यही 72,000 यहां पर घट के गया है, घट के, और ये लेजर सीधा का सीधा कहां चला गया? बैलेंस शीट के अंदर। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपने ट्रायल बैलेंस से पहले ही एडजस्ट कर लिया है तो
क्लोजिंग स्टॉक का लेजर पहले ही खुल गया है, और क्योंकि लेजर पहले ही खुल गया है तो वो लेजर ट्रायल बैलेंस के अंदर नजर आएगा, और इसके अंदर नजर आएगा तो वो सीधा बैलेंस शीट में चला जाएगा। समझ आया? दूसरा, अगर वो ये वाली एंट्री नहीं डाल पाता, जान के मक्कारी दिखाता, अगर वो ये वाली एंट्री नहीं डाल पाता तो क्या असर पड़ता? अब देखो, परचेज पूरी की पूरी कितनी है? अब यहां पर पूरी की पूरी परचेज 1 लाख नजर आती। यहां देखो, ये और ये दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं? 1 लाख। अब यहां 1 लाख अकेला परचेज है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस नहीं किया है। अब वो क्वेश्चन क्या करेगा? अकाउंटेंट अगर कुछ भूलेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन कहां दे देगा? नीचे दे देगा। अब इस इंफॉर्मेशन को आपने यहां पर देखो कैसे एडजस्ट करना है। यहां पर 28,000 यहां लिखा जाएगा और एक बार वो बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है। कुछ परेशानी है तो बताओ। अच्छा, अभी मैं पीछे एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा था, डेप्रिसिएशन अगर मैं भूल जाता तो मैंने डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट किया था? एक बार मैंने यहां पर लिखा था और यहां फर्नीचर में से मैंने यहां कुछ नहीं किया, माइनस प्लस। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एक सेपरेट एडजस्टमेंट होती है। नहीं समझे मेरी बात को? क्या ट्रीटमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का? अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो मतलब वो एडजस्टेड है। एडजस्टेड है तो वो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, और अगर वो ट्रायल बैलेंस से पहले एडजस्ट नहीं हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन नीचे मिलेगी। नीचे मिलने का मतलब अभी वो एडजस्ट होना बाकी है। तो फिर हम क्या करते हैं? ये पूरी की पूरी वैल्यू यहां चली जाती है। अच्छा, क्या ये सारा माल बिका है? नहीं बिका। खरीदा माल ज्यादा है, बेचा माल कम है, तो मैं बचा हुआ माल यहां पर पहले एडजस्ट कर रहा हूं। एंट्री क्या डली है इसकी? एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ये बाद में एडजस्ट कर रहे हैं ना, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, इस एंट्री की पोस्टिंग करो। क्लोजिंग स्टॉक के लेजर में क्या लिखेंगे? टू ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग के लेजर में क्या लिखा? और फिर ये वाला लेजर बैलेंस होकर कहां चला गया? बैलेंस शीट के अंदर। ये है क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट। चलो मैं आगे। हमारी अगली एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लो जी जरा समझना, कितने महीने? 12। लो जी, बिजनेस शुरू करा, पोस्टिंग करो। कैश में टू कैपिटल, फर्नीचर में कैपिटल में बाय कैश बाय। उसके बाद क्योंकि इसके अंदर कितने महीने हैं टोटल? 12। मान लो कोई बिल्डिंग आपने किराए पे ली हुई है और उस बिल्डिंग का जो किराया है वो कितना है? 1000 पर मंथ। पूरे 1 महीने का किराया कितना है? तो उस हिसाब से 12 महीने का किराया कितना बनता है? अच्छा, 12,000 है ना, तो 12 ही एंट्री डलनी चाहिए। पर क्या हम यहाँ पर 12 एंट्री डाल के दिखाएंगे? है, इतना टाइम तो नहीं है ना। तो हमने क्या किया, आपको समझाने के लिए 10 महीने की एंट्री, मतलब उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने का किराया उसने दे दिया है। एंट्री क्या डलेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू, तो 10 महीने का रेंट कितना है? तो इस एंट्री की पोस्टिंग करो। रेंट में तो कैश, कैश में 2 महीने का रेंट, इन वाले 2 महीने का रेंट, एंट्री यही डलनी चाहिए। ये एंट्री रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं हम? पैसे तो दिए ही नहीं है। पैसे तो 10 महीने के ही दिए हैं और 10 महीने की एंट्री मैंने यहां डाल रखी है, तो 2 महीने की मैं एंट्री क्यों डाल रहा हूं? एक्रूअल बेसिस। वो क्या कहता था प्रियांशु? चाहे पैसे, अरे यार खर्चे में पैसा जाता है यार, तुम आने की बात कर रहे हो। चाहे पैसे दिए हो, चाहे पैसे दिए हो और चाहे पैसे ना दिए हो, दोनों को खर्चा रिकॉर्ड कर लेना। तो वही तो कर रहे हैं, हाँ या ना? अच्छा, तो क्या मैं कह सकता हूं दिस रेंट इज विच रेंट? अनपेड रेंट। अनपेड यानी कि आउटस्टैंडिंग। तो मैं पेड रेंट को भी रिकॉर्ड करता हूं और अनपेड को भी मैं रिकॉर्ड करता हूं। इसकी पोस्टिंग करो रेंट में और रेंट आउटस्टैंडिंग में। ठीक है ना, इतना ही काम हुआ था। अब जरा इनके बेस पर ट्रायल बैलेंस चेक करो। कैश का बैलेंस 70 का डेबिट, फर्नीचर का
60,000 का डेबिट, कैपिटल का 140 का क्रेडिट, रेंट का 12 का डेबिट, इसका 2000 का। आप जरा फाइनल अकाउंट्स बनवाओ। कैश, फर्नीचर, कैपिटल, रेंट कितना? ये कौन सा रेंट है यार? 12,000। ये कौन सा रेंट है 12,000? आवाज है नहीं यार, ये मजेदार वाली। पूरे साल का रेंट पेड, रेंट टू बी पेड, टोटल रेंट या कुछ और? टोटल रेंट पूरे साल का जो बनता है। ये जितने दिए हैं, दिए तो 10,000 ही हैं, पर पूरे साल का बनता कितना है? ये संता बनता वाला बनता नहीं है, समझ आ रही है? पूरे साल का जितना रेंट बनता है ये वो वाला रेंट है। तो ये वाला रेंट कहाँ जाएगा? हाँ, ये यहाँ लिखेंगे टू रेंट हाउ मच। और ये कौन सा रेंट है जो देना, यानी कि ये लायबिलिटी है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग यहां पर आएगा। इतना समझ आया? ये वाला ट्रीटमेंट कब है? जब मेरे अकाउंटेंट ने सब कुछ एडजस्ट, अगर मेरा अकाउंटेंट ये वाली एंट्री भूल जाता तो क्या असर पड़ता? सोचो जरा। ये वाली एंट्री डाल ली, ये वाली एंट्री भी डाल ली, मतलब उसने खाली वो वाला रेंट रिकॉर्ड किया है जिसके पैसे दिए, ये वाला रिकॉर्ड उसने नहीं किया, तो क्या असर पड़ेगा? देखो जरा। अब क्योंकि एंट्री ही नहीं डाली तो इसके अंदर भी कोई पोस्टिंग नहीं हुई होगी, इसके अंदर भी पोस्टिंग नहीं हुई होगी, बाकी चीजें नॉर्मल है। अब मेरे ट्रायल बैलेंस में बाकी इंफॉर्मेशन तो नजर आएगी, और जो चीज वो भूला है उसकी इंफॉर्मेशन नीचे अटैच कर दी जाएगी, ताकि तुम लोग इसे फाइनल अकाउंट्स के अंदर एडजस्ट कर लो। कराओ जरा। और जब ये एडजस्ट हो जाएगा ना इसके साथ, तो ये और ये बिल्कुल सेम नजर आने चाहिए। यही तो टास्क है। बताओ। कैश, फर्नीचर, कैपिटल, अंदर बाहर, अंदर, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट ऐड होता है। रेंट, अब देखो कितना आ रहा है यहां पर रेंट, इसके अंदर खाली वो वाला रेंट नजर आ रहा है जो आपने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड या पे किया है, दोनों सेम है फिलहाल। तो आपने वही वाला रेंट रिकॉर्ड किया है जो आपने पे किया है, क्योंकि यहां पर 2 महीने का रेंट वो भी था जिसके पैसे नहीं दिए पर रिकॉर्ड करना चाहिए था, पर नालायक अकाउंटेंट ही ऐसा है, नहीं रिकॉर्ड किया उसने, इसीलिए तो नीचे दे रखा है। आदित्य, इसका क्या ट्रीटमेंट करूं? इसका क्या ट्रीटमेंट करूं? पहले तो इस रेंट का बताओ, ये रेंट कहां जाएगा? अंदर के बाहर? अंदर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका असर इसके ऊपर पड़ेगा। तो ये रेंट यहां पर आ गया अभी 10,000। अब इसका ट्रीटमेंट करो, इसके अंदर ऐड हो जाएगा प्लस रेंट आउटस्टैंडिंग, तो ये बिल्कुल उतना ही बन जाएगा जितना ऊपर था। और जो 2,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है वो यहां पर लायबिलिटी बन के नजर आ जाएगा। देखो, इसका ट्रीटमेंट भी वही बन गया जो ऊपर था। समझ आ रहा है? थिंग्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, थिंग्स बिफोर वन एडजस्टमेंट ओनली। एक एडजस्टमेंट अभी हम वो पढ़ रहे हैं बस। क्लियर है? कहीं कोई डाउट तो नहीं? क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट बताया था? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग का क्या ट्रीटमेंट है? पी एंड एल में रिलेटेड खर्चे में। रिलेटेड खर्चा मतलब फिलहाल तो मैंने रेंट का एग्जांपल लिया है, सैलरी का एग्जांपल होता तो सैलरी में ऐड होता। हाँ, तो पी एंड एल में रिलेटेड खर्चे में ऐड हो जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी। अगर यहां पर रेंट की जगह वेजेस होता तो फिर यहां पर रिलेटेड खर्चे में ऐड हो जाता और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में नजर आता। डन? आओ अगली एडजस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। लो जी, ये नॉर्मल एंट्री है पहली, ये मैंने जान की कॉमन रखी हुई है। पूरे साल का रेंट बनता कितना है? पूरे साल का बनता है 12,000, पर आप बड़े रईस आदमी थे, आपने 14 महीने का रेंट पे कर दिया।
अकाउंटेंट को एंट्री क्या डालनी चाहिए थी प्राची तुम्हारे हिसाब से? क्या तुम एग्री कर रहे हो ये एंट्री जो डाली है सही डाली है? हाँ हाँ हाँ, क्या करूँ इसमें कोई चेंज है? क्या कह रहे हो? हाँ ये 14,000 ही है, गलती से लिख दिया है, 14,000 है। बताओ क्या ये एंट्री सही डाली हुई है? किस किस को लगता है गलत है? हाथ उठाओ। ये एंट्री सही है, किसी को नहीं लगता है गलत है? तुम पागल हो गए हो क्या? अब एक बात बताओ, इसमें कितने महीने हैं और एक महीने का रेंट कितना है? तो पूरे साल का रेंट बनता कितना है? तो यहां पर 12,000 ही तो डेबिट करने चाहिए थे, 2,000 तो प्रीपेड में डेबिट करने चाहिए थे। गलत है ना एंट्री? तो पता नहीं पागल हो गए क्या कह रहे हैं? अरे मैं ये कह रहा हूं पूरे साल का रेंट बनता ही 12 है, तो भाई साहब अकाउंटेंट ने यहां पर 14 कैसे डेबिट कर दिया? 14 कैसे डेबिट? 12 ही तो डेबिट कर सकता है मैक्सिमम, 2,000 तो प्रीपेड में डेबिट करने चाहिए थे, पर उसने अपनी गलती को यहां पर सुधारा है। देखो आप, इसमें से 2,000 उसने यहां पर क्रेडिट करके प्रीपेड में डेबिट कर लिए। अगर ये वाली एंट्री नहीं डालते तो क्या गजब हो जाता पता है? सोचो, ये नहीं होता और ये कितना होता, और ये 14,000 यहां चला जाता, और जबकि 14,000 इस साल का खर्चा है ही नहीं, इस साल का खर्चा ही मैक्सिमम 12 है। तुम्हारा क्या, तुम तो 20,000 दे दो, तुम 50,000 दे दो, तो सारा खर्चा इसी साल का मान लो। इस साल का उतना ही तो मानोगे जितना इस साल का बनता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब दिमाग में एक बात डाल लो, इसके अंदर क्या कौन सा खर्चा आता है? जो दे देते हैं, या जो देना बाकी है, या जो इस साल का बनता है? जो इस साल का बनता है वो आता है इसके अंदर, चाहे इसके अंदर की बात करो चाहे इसके अंदर की बात करो। क्लियर है मेरी बात? हाँ, तो ये थी नॉर्मल एंट्री, ये थी रेंट देने की एंट्री, जिसके अंदर 12 महीने इस साल के और 2 महीने अगले साल के। फिर मैंने यहां पर अपनी गलती को सुधार लिया। आओ जरा पोस्टिंग पे आओ, इसकी पोस्टिंग नॉर्मल है। हाँ जी, कैश में, फर्नीचर में, कैपिटल में बाय कैश और बाय, इसकी पोस्टिंग रेंट में टू कैश, कैश में, इसकी पोस्टिंग प्रीपेड में, रेंट में। आओ जरा इधर, कैश का लेजर कहां चला गया? फर्नीचर का लेजर, कैपिटल का लेजर, रेंट। बताओ क्या अब ये रेंट सही है? हाँ अब तो सही है, क्योंकि इस साल का बनता ही 12 है, और यहां पर 12 आना ही चाहिए था क्योंकि बनता ही 12 है। बिल्कुल सही आया है। हाँ, और ये कहां जाएगा? ये एसेट्स में चला जाएगा, प्रीपेड रेंट 2,000। गजब तो तब होता जब मेरा अकाउंटेंट ये वाली एंट्री नहीं डालता और वो जलेबियां बनाने में बिजी होता। हलवाई है वो। तो बेटा देखो फिर क्या चेंजेस आ जाते। जब उसने ये वाली एंट्री नहीं डाली तो उसने इसकी पोस्टिंग भी नहीं करी होगी, इसकी तो करी होगी, इसकी तो करी होगी। पता नहीं ये क्यों नहीं लिखी हुई, इसमें कराओ। इसमें नॉर्मल पोस्टिंग आएगी टू कैश 14,000। अब देखो आपका ट्रायल बैलेंस कैसा नजर आ रहा है, प्लीज चेक वंस। ध्यान से देखना, ध्यान से, ट्रायल बैलेंस कैसा नजर आ रहा है। अब क्योंकि एक चीज भूला है तो उसकी इंफॉर्मेशन नीचे मिलेगी। आओ जरा एडजस्टमेंट कराओ। कैश, फर्नीचर, एसेट्स, कैपिटल, रेंट। दिस इज अनएडजस्टेड रेंट, या रेंट बिफोर एडजस्टमेंट है ये वाला, तो ये सही नहीं है। इसे फिलहाल उठा के यहां ले जाओ, टू अंदर रख देना, क्योंकि सही होता तो बाहर रखते, गलत है ये। अब इसे अप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो प्रीपेड रेंट कितना, तो यहां पर खाली करंट ईयर का रह जाएगा, और ये 2,000 यहां पर आ जाएगा प्रीपेड रेंट का।
अब देखो चीजें बिल्कुल ऊपर से मैच हो गई हैं। नहीं समझे? क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आता है? पहली एडजस्टमेंट ट्रेडिंग में, यहां पर बैलेंस शीट में। दूसरा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मयंक कहां पे आता है? हाँ लाइबिलिटी में तो आएगा ही आएगा। पी एंड एल में अगर खर्चा इनडायरेक्ट है, और ट्रेडिंग में अगर खर्चा, और किसी में भी आए होता क्या है? प्लस। ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा प्रीपेड, इसमें कहां पे आएगा? बैलेंस शीट में, एसेट्स के अंदर, और रिलेटेड खर्चे में से माइनस हो जाएगा। ठीक है आदित्य, आई डोंट थिंक यू आर कंफर्टेबल। आपको लगता है? वेरी गुड। अगली एडजस्टमेंट, ये मैंने इसी से शुरुआत की थी, आपको याद हो तो, फिर भी एक बार रिपीट करेंगे हल्का सा। हाँ जी लो जी, डेप्रिसिएशन वाली यहाँ पर कौन सी चीज़ है? एक फर्नीचर, और यहाँ पर हालांकि एक और भी है, मशीनरी। आओ ज़रा, मैंने फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन लगाया है और मशीन पे कितना लगाया? 3000 का। कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ पर पहले जो चीज़ें सारी दिखाई दे रही हैं, एक बार ज़रा इनकी पोस्टिंग ले लो। कैश यहाँ चला गया, कैपिटल यहाँ चली गई, फर्नीचर यहाँ चला गया, मशीनरी। फर्नीचर कितने का नज़र आ रहा है? 54, और मशीनरी 27,000 की। एंड परचेजेज यहाँ पर चली गई, सेल्स यहाँ पर चली गई, डेप्रिसिएशन यहाँ पर कितना डेप्रिसिएशन जाएगा? जो करंट ईयर का बनता है। हाँ या ना? आओ ज़रा, हमारे अकाउंटेंट से क्या गड़बड़ हो गई? हमारा अकाउंटेंट डेप्रिसिएशन की एंट्री भूल गया भाई, और डेप्रिसिएशन का असर किस किस पे पड़ा है? फर्नीचर और। तो देखो यहाँ पर फर्नीचर कितने का नजर आ रहा है, जबकि कितने का नजर आना चाहिए था? और मशीन कितने की नजर आ रही है, जबकि नजर आनी चाहिए थी? और डेप्रिसिएशन नजर आना चाहिए था 9 का, जो कि कितना नजर आ रहा है? 0, क्योंकि लगाया ही नहीं था। तो इंफॉर्मेशन नीचे दे दी गई है। आओ जरा एडजस्ट कराओ, बताओ। कैश आउटर कॉलम में, कैपिटल इनर कॉलम में, फर्नीचर, फर्नीचर इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। फर्नीचर की वैल्यू सही नहीं है तो सही करनी पड़ेगी पहले। मशीन एक लाइन छोड़ देना भाई, छोड़नी पड़ेगी। हाँ मशीन 30,000 की, परचेजेस यहाँ पर आ गई, सेल्स यहाँ पर आ गई, हटा सारा हो गया। अब नीचे आ जाओ जरा, कह रहा है फर्नीचर पे और मशीन पे 10% का डेप्रिसिएशन है। ज़रा कलर चेंज कर लेते हैं, बता दो। माइनस डेप्रिसिएशन 6000, और ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ गया 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 6000, और माइनस एक और डेप्रिसिएशन, तो ये वाला हो गया 54 और ये वाला हो गया 27,000। तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन, तो लो चीज़ें बिल्कुल मैच हो गई। 4 एडजस्टमेंट्स थी, चारों कंप्लीट हो गई हमारी फर्स्ट डे की। ये नहीं है कि क्लास खत्म, क्लास तो चल रही है अभी। क्या और करनी है? सारी आज ही कर लोगे? ठंडा करके खाओ। ये समझ आई? चारों एडजस्टमेंट्स का नाम हमें बताएगा कौन? कोई भी बता दो। आदित्य बताएगा। चलो आदित्य, इसका ध्यान है ना बेटा क्लास में, बताओ आदित्य। लाउड, क्लोजिंग स्टॉक है, दूसरा क्या बताया? मैंने इसी सीक्वेंस में बताया था। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दूसरा, प्रीपेड तीसरा, ये यहाँ पे फिक्स हो गया क्या? नीचे कर लो ना। चौथा डेप्रिसिएशन, कुल तो रहा है, यही है। 4 हो गए ना कंप्लीट? हाँ ठीक है। आओ एक ज़रा वार्म अप कर लेते ना आगे बढ़ने से पहले। बताओ पहला एथे और एथे। ओ भाई इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि ये खर्चा डायरेक्ट है या लाइक वेजेस और लाइक सैलरी, कुछ भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, कुछ भी फलाना डिमका। हाँ जी, हम इसकी बात कर लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट पी एंड एल में, इसका क्या ट्रीटमेंट है? यहां पर रिलेटेड खर्चे में ऐड, और यहां पर बैलेंस शीट में लायबिलिटी के अंदर आएगा। प्रीपेड ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है, हम इसकी बात कर लेते हैं। प्राची
किस में से? रिलेटेड खर्चे में से माइनस होगा यहां पर और एसेट्स के अंदर आएगा। डेप्रिसिएशन नहीं, पहले रिलेटेड एसेट में से माइनस होगा, वहां से माइनस होगा, फिर यहां पर आएगा एज अ सेपरेट आइटम। सही है? हाँ, जरा एक और सवाल आया आपके सामने। पहला क्वेश्चन हमारा सबसे पहले, अब पहले तो देखो जरा नीचे एडजस्टमेंट क्या क्या दे रखी है। क्लोजिंग स्टॉक पहली एडजस्टमेंट दे रखी है, ओके। दूसरी है वेजेस और, अच्छा ऐसा करो, इसका ये एडजस्टमेंट बिल्कुल सेपरेट होती है, तो इसे तो आंख बंद करके बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते रहना, ठीक है? मतलब अभी नहीं, बाद में। दूसरी एडजस्टमेंट का असर वेजेस, तुम कहां हो, एक इसके साथ लिख दो 2 और इसके साथ लिख दो, इसके साथ भी लिख दो 2, क्योंकि हम आइटम वाइज चलने वाले हैं, हम इनके हिसाब से नहीं चलेंगे, पहले ट्रेडिंग फिर P&L फिर बैलेंस शीट, नहीं, बहुत ही वाहियात तरीका है वो वाला। दूसरी एडजस्टमेंट, तीसरी एडजस्टमेंट किस चीज की है? रेंट की। रेंट अरे ढूंढ रहे हो ना, इतनी दूर बैठे बोलते जाते हो। अगला है बिल्डिंग और मशीनरी। बिल्डिंग और मशीनरी, बिल्डिंग सबके ऊपर ही होती हैं, कह रहे बिल्डिंग ऊपर है, वाह। अगला क्या है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ये रहा, 5 लग गए सारे मार्किंग। आगे चलो, अब नॉर्मल से काम करते हैं। बहुत ही आज वाइट कलर से लिखते हैं, बहुत दिन हो गए, नहीं छोड़ो, बोरिंग कलर है। हाँ जी, सबसे पहले आपको चीजें कैसे चलानी है मैंने बताया था सबसे पहले आपको यहां के लिए ढूंढना है ओपनिंग स्टॉक। ये मत सोचना जरूरी नहीं है ओपनिंग स्टॉक शुरू में दिया हो, अगर नीचे भी दिया हो तो पहले उसे ढूंढ के ले आना। तो ओपनिंग स्टॉक फिलहाल हमारी किस्मत है, तो यहां पर आ गया 2 ओपनिंग स्टॉक, ये कंप्लीट। इसके बाद आपने क्या करना है? आइटम उठाते जाओ, आइटम वाइज चलते चले जाओ। पहला आइटम परचेज, अंदर आएगा, चेक कर लेना परचेज के साथ में परचेज रिटर्न साथ साथ चलानी है। नीचे है क्या कहीं? काटते जाओ और वहां पर लिखते जाओ, अपने आप निकाल लेना, मैं नहीं निकालूंगा। सेल्स के साथ में सेल्स रिटर्न भी है, दोनों मिल गए। बाय सेल्स माइनस सेल्स, नेट सेल बाहर आ गई। आगे चलो, हाँ अगला आया डिस्काउंट, और वो भी कहां दे रखा है? हाँ यहां पर है। एक लाइन छोड़नी है, आपको पता है ये वाली किसके लिए? ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। तो यहां पर आ गया बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। बिल्डिंग, इसके साथ एडजस्टमेंट है, तो क्या हो गया? चलो बिल्डिंग कितने की है? तो बिल्डिंग को बेटा यहां ले लो, और बिल्डिंग वाली एडजस्टमेंट कितने की है? कह रहे बिल्डिंग पर 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है। बताओ आदित्य, 2500 का क्या करूं? नाचूं? हाँ, लड़का बड़ा दुखी है। माइनस डेप्रिसिएशन 2500, और यहां पर आ गया 47,000, और यहां लिख देंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। इसे हटा देते हैं, ये तो हमें खाली रखना था ना। चलो अगला काम, बिल्डिंग का काम तमाम हो गया। डेटर्स कितने के दे रखे हैं? तो डेटर्स तो यहाँ पर आएंगे 16,000 रुपये के। सैलरीज, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, कितने की है? और सैलरी P&L का आइटम है, कितना? 2400 अंदर लिखेंगे क्योंकि अमाउंट सही नहीं है। प्राची बताओ जरा, ये रहा सैलरी 1200 रुपये की क्या है? आउटस्टैंडिंग है, क्या करो? हाँ हम भी ऐड करते हैं। 2 सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसके अंदर कितना ऐड कर दिया? तो ये हो गया, और दूसरा ट्रीटमेंट, हाँ यहाँ पर आ गया सैलरी आउटस्टैंडिंग 1200। अगला आइटम ऑफिस एक्सपेंसेस, नॉर्मल आइटम है, 2 ऑफिस एक्सपेंसेस एज अ नॉर्मल आइटम। वेजेस, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, 10,000 की वेजेस हैं,
तो यहाँ लिखेंगे टू वेजेस 10,000। क्या कह रहा है, वेजेस कितनी है, 2,000 की आउटस्टैंडिंग है। समर्थ वेजेस आएगा इसमें ट्रेडिंग में। लिखा हुआ है, पहले लिख दिया था, तुम अभी उठ रहे हो। कह रहा नहीं, नहीं क्या कर रहा, अभी नहीं उठा। इसके अंदर क्या करेंगे, टू वेजेस आउटस्टैंडिंग 2,000 ऐड करके ये कितना हो गया 12,000, और यहाँ पर आएगा वेजेस आउटस्टैंडिंग 2,000। आगे चलो, इंटरेस्ट क्रेडिट में दे रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट। अगला ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नॉर्मल आइटम है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो उठाओ तो सही, कहां जाएगा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का है, एडजस्टमेंट लगाओ। एडजस्टमेंट नंबर 5 कह रहा है 200 का प्रीपेड है, मतलब वो इस साल का नहीं है, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 200 कहां जाएगा, हाँ प्रीपेड इंश्योरेंस 200, सही है। आगे चलो, मशीनरी, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, वो तो क्या हो गया, मशीनरी कितने की है 20,000, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना कह रहा है, मशीन का 10% यानी कि माइनस डेप्रिसिएशन 2,000, तो कितने का बच गया 18,000, और 2,000 यहाँ पर आ गया टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000। क्लियर है, आगे बढ़िए। कैरेज ऑन परचेज, दिस इज द डायरेक्ट नेचर खर्चा, तो टू कैरेज ऑन परचेज कितना 700। कमीशन डेबिट में है, कमीशन ऑन परचेज कितना 400। कैश इन हैंड एसेट्स में डाल देना, हट। रेंट एंड टैक्सेस, हाँ तो टू रेंट एंड टैक्सेस कितना 1800, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। कह रहा है रेंट फॉर 2 months, कह रहा है 2 महीने का रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है, और जबकि 1 महीने का कितना है 500, तो यानी कि 1,000, तो इसमें 1,000 रुपए का रेंट आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो तो ये कितना हो गया, और यहां पर रेंट आउटस्टैंडिंग कितने का आ गया 1,000 रुपए का, सही है। अगला कैपिटल यहां पर आएगी, और अंदर लिखने का है क्रेडिटर्स एज ए सेपरेट आइटम, सीधा बाहर आ जाएंगे, सारे आइटम चले गए, सारी एडजस्टमेंट कवर होगी। अगला काम क्या करूं, यहां से क्या निकालना, वो जीपी या लॉस भी आ सकता है, जीपी आ गया मान लो, ये यहां पर आ जाएगा बाय, सीधा यही लिख देना, ठीक है ना। फिर यहां पर क्या निकल जाएगा टू नेट प्रॉफिट, इसे लाके यहां कैपिटल के साथ आ जाएगा, चिंता ना करो। इसे लाके इसके साथ यहां पर ऐड कर देना, बस बैलेंस शीट इक्वल आ जानी चाहिए। समझ आ गई बात, बस इतना ही काम है। यही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। दैट्स इट, आज की क्लास समाप्त।